Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 12 of your crack series. In this lecture, firstly we will read about some environmental protocols and conventions starting from year 1971 to 2016. एक टाइमलाइन के हिसाब से इसको याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ देता है, इनके ईयर्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है और कौन से कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, किस बारे में बात करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसी चीज़ें एग्जाम में गलत करोगे तो फिर बुरी तरह फेल होगे, राइट। आसान चीज़ें गलत नहीं करनी है, इसलिए आसान चीज़ों को आपको रिवाइज करवाने के लिए क्रैक सीरीज चलाई गई है, राइट। देखो, सबसे पहले 1971 में हुआ रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन किस लिए है? वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, राइट। वेटलैंड्स क्या होते हैं पता ही होगा आपको, आपके जो लेक्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मार्शेज होते हैं, राइट, स्वैम्प्स होते हैं, ये सब वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं, ओके। इन वेटलैंड्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत सी बायोडाइवर्सिटी के लिए घर होते हैं, मतलब बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, राइट, वाटर होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत इसी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं वेटलैंड्स, इसलिए वेटलैंड्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। 1972 में आया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये यूनेस्को का कन्वेंशन था, राइट। इसमें क्या किया गया? हमें अपने जो पुराने यानी कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है और जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, दोनों को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है? ताजमहल है। हमारा नेचुरल हेरिटेज क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क मान लो। तो इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन बनाया गया 1972 में। याद रखना, 71 में वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात की गई। 1972 में हमने कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने की बात करी, राइट। तो 1971 72 समझ आ गया। अब आते हैं 1973 में, जहाँ पे साइन हुआ साइट्स। साइट्स क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, राइट। मतलब जो इलीगल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स बनाया गया, राइट। जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का, ओके, तो उनको बैन करना, राइट। जैसे टाइगर के कुछ पार्ट्स बेचे जाते हैं, एलिफेंट का आइवरी को सेल किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको मार मार के उनकी चीज़ों को ट्रेड ना किया जाए, उसके लिए बनाया गया साइट्स 1973 में, राइट। कन्वेंशन का नाम ही है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, राइट। साइट्स में याद रखना, इसमें 3 अपेंडिक्स बनाए गए हैं, एक तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, राइट। अपेंडिक्स 1 में जो स्पीशीज डाले गए हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। अपेंडिक्स 2 में जो डाले गए हैं उनका ट्रेड रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेटेड ट्रेड होता है, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में जो स्पीशीज डाले गए हैं उनमें उनको कंट्री स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। तो ये तीनों याद रखना। जैसे अपेंडिक्स 1 में फॉर एग्जांपल टाइगर को डाला गया है, राइट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अपेंडिक्स 2 में डाला जाता है, उनको उनके ट्रेड को रेगुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। यहाँ यूपीएससी क्या ट्रैप सेट करेगा? यूपीएससी ट्रैप सेट करेगा कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को ही बैन करता है, रेगुलेट करता है साइट्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर डोमेस्टिकली भी कोई चीज़ हंट की जा रही है उसको भी साइट्स जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। डोमेस्टिक हंटिंग भी साइट बैन करता है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको साइट्स के बारे में। अच्छा, जो मैंने रामसार कन्वेंशन बताया इधर, ये रामसार कहाँ पे है पता है? ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी मुझे आपको। आई होप आपको ये पता होगा कि रामसार ईरान में है, राइट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइज यूज़ कौन से कन्वेंशन में यूज़ हुआ है? तो वाइज यूज़ रामसार कन्वेंशन में यूज़ हुआ है, किसके लिए? वेटलैंड्स का हमें वाइज यूज़ करना है, राइट। तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट नहीं करना है, वाइज तरीके से यूज़ करना है वेटलैंड्स को, ओके, ये भी याद रखना। आगे आइए 1979 का बॉर्न कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन में क्या चीज़ प्रोटेक्ट की गई? जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है, जो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रैवल करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है बॉर्न कन्वेंशन। कैसे याद रखोगे? बॉर्न माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए ऐसे याद रखना कि बॉर्न कहीं और हुए, उड़ के कहीं और चले गए, तो आपको बॉर्न कन्वेंशन शायद इस तरह से याद रहे, राइट। इस कन्वेंशन को एक और नाम दिया जाता है CMS, ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो CMS आए या बॉर्न कन्वेंशन आए, बात एक ही है, ओके। इसमें भी 2 अपेंडिक्स है, एक अपेंडिक्स है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए और दूसरा अपेंडिक्स है ऐसे स्पीशीज़ जिनके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है, राइट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद रखना, ओके। 2020 में जो बॉर्न कन्वेंशन हुआ था, उस बॉर्न कन्वेंशन का COP 13 हुआ था। हर कन्वेंशन की अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, तो बॉर्न कन्वेंशन की जो 2020 वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी, ठीक है, COP 13 वो इंडिया ने होस्ट करी थी, ओके, गांधीनगर में। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, बॉर्न कन्वेंशन का जब हमने होस्ट किया, उसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके, याद रखना इसको। इसके बाद बात करेंगे 1985 के वियना कन्वेंशन की। वियना कन्वेंशन किस लिए? जो हमारी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। कैसे याद रखोगे? ओजोन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इस तरह याद रखना, ओजोन के बिना, तो वियना आपको याद आ जाएगा, ओके। इसीलिए हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करनी है, ओके, ताकि लाइफ पॉसिबल हो सके। तो ओजोन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है इसलिए।
आपको वियना कन्वेंशन, ओजोन ऐसे याद रखना है, राइट। वियना कन्वेंशन की खास बात यह है कि ये एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, मतलब इसमें कोई स्ट्रिक्ट टारगेट्स नहीं दिए गए इनिशियली, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिक्ट टारगेट्स नहीं दिए इसीलिए आगे चल के बात पहुंची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987, 2 साल बाद साइन हुआ, ठीक है। याद रखना कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज रही है एवर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने जो CFC था उसको फेज़ आउट कर दिया, ठीक है। CFC जो कि बहुत मेजर रीज़न था ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, उसको हमने फेज़ आउट कर दिया, राइट। तो ओजोन लेयर की रिकवरी शुरू भी हो गई, तो इसलिए वियना कन्वेंशन को बहुत सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है। याद रखना UPSC आपको ट्रैप देगा वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। क्लाइमेट की डिटेल्स अलग हैं, UNFCC है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब क्लाइमेट रिलेटेड है। वियना कन्वेंशन प्योरली ओजोन लेयर के लिए था और इससे रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये पांचों तो नहीं भूलोगे ना आप। 1971 का रामसर कन्वेंशन, 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, 1973 का साइट्स, 1979 का बॉन कन्वेंशन और 1985 का वियना कन्वेंशन। आई होप ये पांचों आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मैंने आपको बताया कि वियना कन्वेंशन के अंडर ये साइन हुआ था, ये लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट किया गया। मैंने बताया वियना कन्वेंशन बस एक फ्रेमवर्क था, लीगली बाइंडिंग टारगेट दिए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल आया कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, राइट। अब ये CBDR क्या है भाई? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब कि सभी कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट सभी कंट्री इक्वली नहीं उठा सकती प्रॉब्लम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफर करती है हर कंट्रीज़ की, कि हर कंट्री का हिस्टोरिकली क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, हर कंट्री की इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, हर कंट्री के पास कितनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारे गोल्स कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। तो ये इसी हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस का, मॉन्ट्रियल में भी यूज़ है और भी बहुत सारे में यूज़ है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं हम लोग जब भी कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो, राइट। ये चीज़ याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था कि सभी कंट्री एग्री हुई कि हम सबको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हटाना है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। बट डिफरेंट कहाँ हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में? डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आ गया? डेवलप्ड इकनॉमी का रोल ज़्यादा होगा, डेवलपिंग का कम होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे 1989 के बेज़ल कन्वेंशन के बारे में। बेज़ल कन्वेंशन किस चीज़ में है? हमारा जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, ये एक देश है, ये एक देश है, इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है किस चीज़ का? हैज़ार्डस वेस्ट का। बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस वेस्ट का जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया है बेसल कन्वेंशन, राइट। अक्सर जो रिच कंट्रीज़ होती हैं वो पुअर कंट्रीज़ में हैज़ार्डस वेस्ट को डंप कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए बेसल कन्वेंशन में एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसको बोला गया प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट। क्या है ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट? इसका मतलब ये है कि पहले आपको कंसेंट लेनी होगी ऐसा कोई भी वेस्ट डंप करने से पहले, राइट। नाम से पता चल रहा है। यानी ओवरऑल क्या पर्पज़ है इस कन्वेंशन का? कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, राइट, वो एनवायरमेंटली साउंड हो। ये नहीं कि आप अपने वेस्ट को किसी और कंट्री में डंप कर दे रहे हो, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले तो हमें जो भी हज़ार्डस वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना होगा, राइट। उसके अलावा हमें उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना होगा, उसके मूवमेंट को कि दूसरी कंट्री में ना जाने पाए। और तीसरा, हमें उसको सेफ़ तरीके से डिस्पोज करना होगा हज़ार्डस वेस्ट को, राइट। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और जो भी कंट्री किसी कंट्री को अगर वेस्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो आपको इंपोर्टिंग कंट्री को इन्फॉर्म करना होगा, इसी को बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट। इस कन्वेंशन में भी CBDR लागू होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। सभी कंट्रीज़ को हैज़ार्डस वेस्ट को रेगुलेट करना है, बट डेवलप कंट्री को वेस्ट का जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम करना होगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने आप को डंपिंग से बचाना होगा। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो आई होप आपको बेसल कन्वेंशन, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे UPSC कंफ्यूज करने के बाद कई बार एक चीज़ और लिख देता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखेगा बेसल बैन अमेंडमेंट, बेसल बैन अमेंडमेंट लिख देगा ऑफ 1995, राइट। बेसल बैन अमेंडमेंट ऑफ 1995 लिख देगा। अब ये बेसल बैन अमेंडमेंट अलग चीज़ है। ये क्या था कि जो भी हैज़ार्डस वेस्ट OECD या यूरोपियन यूनियन से नॉन OECD कंट्रीज़ में आ रही हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया था, राइट। तो ये बेसल बैन अमेंडमेंट 1995 का जो है ये स्पेसिफिकली OECD और यूरोपियन यूनियन से जो वेस्ट नॉन OECD कंट्रीज़ में डंप किया जाता था उनके लिए है स्पेसिफिकली, ठीक। और बेसल कन्वेंशन जनरली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना।
यूपीएससी ट्रैप सेट करेगा कि इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बेसल कन्वेंशन, तो ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ ए पार्टी टू बेसल कन्वेंशन, राइट, याद रखना। और इंडिया में भी हजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट के रूल्स बनाए गए हैं। यूपीएससी और भी ट्रैप सेट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यूपीएससी लिखेगा कि बेसल कन्वेंशन जो है सभी तरह का जो वेस्ट का ट्रेड है वो बैन कर देता है, वेस्ट का ट्रेड बैन नहीं करता है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात करता है कि जब भी आप किसी कंट्री में वेस्ट भेज रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। यूपीएससी बोलेगा कि बेसल कन्वेंशन इज समवॉट लाइक रॉटरडैम कन्वेंशन, नहीं, रॉटरडैम कन्वेंशन में केमिकल की बात होती है, केमिकल ट्रांसपोर्ट करने की बात होती है, वेस्ट की नहीं, राइट। तो रॉटरडैम की बात है तो केमिकल याद रखना, और बेसल की बात है तो हैजार्डस वेस्ट की बात याद रखना। बेसल वेस्ट, बेसल वेस्ट, बेसल वेस्ट एक ही जैसा बोलने में आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही है, बेसल वेस्ट, बेसल वेस्ट, तो आपको याद रखना है बेसल इज रिलेटेड टू वेस्ट, ऐसे याद रखना है, वरना ये कन्वेंशन भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए रटना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, राइट। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो उनके तो खास करके, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो याद होगा। बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन हजार्डस केमिकल ट्रेड के लिए है, हजार्डस वेस्ट के लिए नहीं, राइट। ऐसा ही कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है, बट वो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स के लिए है, वो भी हजार्डस वेस्ट के लिए नहीं है। तो आपको बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, इन सब में रेफरेंस पता होने चाहिए। 1989 के बेसल कन्वेंशन के बाद अब हम बात करेंगे 1992 के CBD की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। CBD is actually an international treaty signed in 1992 under which convention? Under Rio Earth Summit, ठीक है, रियो और समिट में अडॉप्ट किया गया था CBD को, याद रखना इस चीज़। CBD का मेन मकसद बस 3 ही थे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करना, और जो भी बेनिफिट निकल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, बेनिफिट्स की शेयरिंग ऑनेस्ट तरीके से करना, फेयर तरीके से बेनिफिट की शेयरिंग करना, समझ गए। 3 मेन मुद्दे क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, और जो भी बेनिफिट हम बायोडाइवर्सिटी का उठा रहे हैं उसका जो फेयर शेयरिंग होनी चाहिए, फेयर तरीके से शेयरिंग होनी चाहिए, राइट। समझ आ गया इसका पूरा? ये क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं बायोडाइवर्सिटी में? इकोसिस्टम्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, राइट, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन के अंतर्गत आ गई। मैंने बताया इसमें फेयर शेयरिंग का, फेयर बेनिफिट शेयरिंग की बात आती है, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, राइट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी कंट्री है या कोई भी कंपनी है फॉर दैट मैटर, वो किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ कर रही है, राइट, कोई भी कंट्री है या कंपनी है जो किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ कर रही है, तो याद रखना कि उसके जो बेनिफिट्स हैं उस रिसोर्स को यूज़ करने का, ठीक है, उन बेनिफिट्स को शेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपकी सोर्स कंट्री है जहाँ से आपने उस चीज़ को लिया है उससे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिटी से या कंट्री से, जहाँ से भी आपने वो ये चीज़ ली है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्स, वहाँ से शेयर करना पड़ेगा आपको। जो भी रिसर्च करोगे उसका जो भी बेनिफिट आएगा, तो ये बेनिफिट शेयरिंग वाली भी बात है इसमें, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस कन्वेंशन का, बेनिफिट शेयरिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कन्वेंशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हर कंट्री का अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर सॉवरेन राइट होता है, राइट। अगर आप किसी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्स ले करके उस पर रिसर्च करके उसका कुछ फ़ायदा उठा रहे हो, तो आपको सोर्स कंट्री से उस रिसर्च का जो बेनिफिट है उसको शेयर करना पड़ेगा, राइट। इसका नाम दिया गया है ऑफिशियली, इसको बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, राइट। ABS नाम से फेमस है। क्वेश्चन यूपीएससी दे देगा कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन, तो इट इज़ रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आई होप आपको क्लियर हो गई चीज़ें, राइट। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, उसके बाद बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, तब जाके आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत, राइट। अच्छा, CBD की फंडिंग कहाँ से आती है? इस सबको इंश्योर कंजर्व करने के लिए कुछ तो फंडिंग आती होगी ना, तो याद रखना इस CBD का जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो याद रखना इस टर्म को भी, ओके। अब ये जो CBDR प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे भी लागू होता है CBD में भी, राइट, कि हर कंट्री को अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के लिए सपोर्ट पूरी दुनिया से मांगे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। CBD यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। CBD के अंदर कुछ प्रोटोकॉल है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, राइट, और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल भी है, ओके। तो ये दोनों प्रोटोकॉल क्वेश्चन आता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल कौन से कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों हमारे CBD से जुड़े हुए हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, राइट। अब कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में साइन किया गया था। किस लिए किया गया था? सेफ़ तरीके से हैंडलिंग के लिए। किस चीज़ की? सेफ़ तरीके से हैंडलिंग करो, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र सेफ़ तरीके से करो, किसका? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, राइट।
बेसिकली दिस इज़ नोन एज प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी, राइट। कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, तो सेफ तरीके से करिए, राइट। इसमें एक टर्म यूज़ होता है एडवांस्ड इन्फॉर्म अग्रीमेंट, राइट, AIA। क्वेश्चन आएगा कि AIA कैसे जुड़ा हुआ है, एडवांस्ड इन्फॉर्म एग्रीमेंट। तो इसमें होता है कि अगर आप किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहीं पे इंपोर्ट कर रहे हो तो उस कंट्री को पहले प्रायर अप्रूवल देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, इसमें पढ़ा था प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, वैसे ही कार्टाजेना प्रोटोकॉल में होता है एडवांस्ड इन्फॉर्म अग्रीमेंट, ठीक है। कोई भी अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप किसी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो पहले अप्रूवल देगी तभी करोगे, राइट। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अब कोई भी कंट्री अप्रूवल कब देगी, पहले तो रिस्क सस्पेंड करेगी, भाई जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारी कंट्री में आने वाला है क्या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हेल्थ के रिस्की तो नहीं है, राइट। और उस पर लेबलिंग होगी, जो भी GMO आएंगे हमारे देश में, कि मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर हमारे देश में आ रहा है तो पहले उस पर देखेंगे लेबलिंग वगैरह है कि नहीं, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड है, कौन से स्पीशीज़ हैं, राइट। इसके लिए हमारे बनाया गया है ग्लोबली एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, जो कि क्लियरेंस देता है ऐसे चीज़ों को, ठीक है। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, ओके। ये एक तरह का ग्लोबल डेटाबेस है जो कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल बताता है, ठीक है। तो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस क्वेश्चन आ सकता है किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल से रिलेटेड है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कि ये ग्लोबल डेटाबेस है जो बताता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कितने सेफ हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, राइट। तो आई होप को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल का, राइट। यहाँ पे UPSC ट्रैप सेट करेगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात करता है, राइट। कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, देखो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन हुआ था, इसके 10 साल बाद, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बात करता है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके जो बेनिफिट, उनसे जो बेनिफिट उठा रहे हैं उसकी इक्वल शेयरिंग हो सके। नागोया प्रोटोकॉल में ये चीज़ की गई, ठीक है। हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उन सब की हमें जो भी बेनिफिट होता है उसकी शेयरिंग जो है फेयर तरीके से होनी चाहिए, ये बात करता है नागोया प्रोटोकॉल, राइट। नाउ आई होप आपको ये जो CBD हमने पढ़ा, राइट, CBD इससे जुड़े हुए जो कार्टाजेना, नागोया, ये सब समझ आ गए होंगे, ओके। अब UPSC यहाँ पे क्या क्या ट्रैप सेट कर सकता है आपको CBD से रिलेटेड। UPSC बोलेगा CBD एक तरह की क्लाइमेट ट्रीटी है, नहीं, क्लाइमेट ट्रीटी की तो बात ही नहीं हुई, हमने तो बायोडाइवर्सिटी की बात की है, क्लाइमेट की बात नहीं करी है, राइट। UPSC बोलेगा कि CBD में आपको बाइंडिंग टारगेट दिए जाते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया गया CBD में, राइट। UPSC बोल सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में हम वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड नहीं करते। क्यों भाई, वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर कैसे सोचता है और कैसे ट्रैप सेट करता है, ये इसीलिए बताता हूँ हर टॉपिक में, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उससे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हल्का सा आपके दिमाग को शॉक लगेगा तो आप लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। अगर मेरी ये टेक्निक आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि सर ये ट्रैप्स जो आप बताते हैं इनको ज़रूर बताया करिए, ठीक है, ताकि मैं अगले लेक्चर में भी इनको इंक्लूड करूँ, ठीक है। वरना मुझे लगेगा मैं बेवजह ही आप पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ पढ़ा के निकल जाओ तो आपको शायद वो भी अच्छा लगता है बहुत बच्चों को, सर सिर्फ पढ़ाया करिए, ज़्यादा आप ट्रैप वगैरह मत बताया करिए, राइट। तो जो ऐसा आपको करना है आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बेवजह थक रहा हूँ, राइट। इसी तरह अगर आपको PYQs सॉल्व करने हैं लास्ट 30 ईयर्स के, तो हमारा PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग का बैच भी है, जिसमें मैं इसी तरह हर PYQ पे बैठे हुए ऐसे ट्रैप बताता हूँ, ये UPSC ने क्या सोच के ट्रैप सेट किया होगा और आगे आपको कैसे अलर्ट रहना है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच, अभी देर नहीं हुई है, अभी आप इजीली उस बैच को फिनिश कर सकते हो, अभी तो उसमें सिलेबस भी हाफ भी नहीं हुआ है, राइट। तो वी आर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स डेली, यू कैन ज्वाइन दैट बैच, ओके। बाकी आगे बात करते हैं CBD के बाद 1998 के रॉटरडैम कन्वेंशन की, राइट। रॉटरडैम कन्वेंशन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, जितने भी हमारे हैज़ार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। ये भी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पे बेस्ड है, पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा इंपोर्टिंग कंट्री से, राइट। तो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स रिलेटेड ये चीज़ आपको याद रहेगी, राइट। वेस्ट रिलेटेड नहीं है, वेस्ट से कौन सा था, बेसेल, राइट। केमिकल एंड पेस्टिसाइड कौन सा है, रॉटरडैम, ओके। इस कन्वेंशन के तहत एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स। तो जो हैज़ार्डस केमिकल उसमें लिस्टेड होते हैं उन्हीं के लिए PIC चाहिए होता है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट सिर्फ उन्हीं केमिकल के लिए चाहिए जो कि लिस्टेड है लिस्ट ऑफ हैज़ार्डस केमिकल में, राइट। बेसिकली इस कन्वेंशन का प्रिंसिपल यही कि किसी भी कंट्री को हैज़ार्डस या डेंजरस केमिकल का को रिसीव नहीं करना चाहिए बिना उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज हुए या उसके लिए पूरी तरह से अग्री किए हुए। याद रखना कि इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी है, राइट। और अभी भी इंडिया अपने केमिकल मैनेजमेंट रूल्स के तहत केमिकल्स को रेगुलेट करती है। UPSC क्या ट्रैप सेट करेगा, UPSC ट्रैप ऐसे लिखेगा कि रॉटरडैम कन्वेंशन बैन्स केमिकल्स। इतना देखते ही आपको लगेगा अरे वाह मैंने तो पढ़ा था भाई, ये तो आ गया,
बट ये बिल्कुल गलत करके आ जाओगे। केमिकल्स को बैन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ केमिकल्स के ट्रेड को रेगुलेट किया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ओके, यूपीएससी बोलेगा कि रॉटरडैम कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल केमिकल्स, कहीं भी ऑल आ जाए, ऑनली आ जाए, बैन आ जाए तो अपने आप ही गलत हो जाता है। स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होते हैं, याद रखना। ऑल केमिकल्स को नहीं होते करता बैन। मैंने बताया ना आपको कि लिस्ट बनाई जाती है हज़ार्डस केमिकल्स की, तो जो लिस्टेड हज़ार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं सिर्फ उनके ही ट्रेड को रेगुलेट करता है रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को समझो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारा बेसल कन्वेंशन है वो वेस्ट मूवमेंट के लिए है, रॉटरडैम कन्वेंशन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के मूवमेंट के लिए है, और वहीं पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 का, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉपुलेशन के लिए है। पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना कुछ जो एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट रहते हैं, उनके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है, और 2001, राइट। याद रखना ये कन्वेंशन साइन भले ही 2001 में हुआ था, बट फोर्स में आया था 2004 में। ओके, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? एक कुछ ऐसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, राइट। लॉन्ग लास्टिंग कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो कि ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि बायो एक्युमुलेटिव होते हैं, राइट। ये सब वर्ड एग्जाम में आपको दिखेंगे, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। बायो एक्युमुलेटिव होते हैं मतलब बॉडी में धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं ये पॉल्यूटेंट्स, बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो यूपीएससी हो सकता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ना देके आपसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के फीचर पूछ ले, तो पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स पता है इनके कि नहीं? जैसे डीडीटी हो गया, पीसीबीज हो गए, डाइऑक्सिन्स हो गए, ये सब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, राइट। अब इसमें जो पीओपीज़ हैं इनको भी 3 एनेक्सेशन में डाला गया है। एनेक्स 1 है, एनेक्स 2 है, एनेक्स 3 है। एनेक्स 1 में जो पीओपीज़ डाले गए हैं उनको एलिमिनेट करना है हमें, राइट। एनेक्स 2 में जो डाले गए हैं उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, उनका मूवमेंट को रोकना है। और जो एनेक्स 3 में है, ठीक है, उनका जो अनइंटेंशनल रिलीज़ है उसको कम करना है, अनइंटेंशनली रिलीज़ ना किए जाए एनेक्स सी वाले। तो एनेक्स ए बी सी या एनेक्स 1 2 3 याद रखो, आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड भी हैं, राइट। इसमें सभी कंट्रीज़ को अपने लिए नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए बोला गया है कि भाई आप सभी कंट्रीज़ अपना अपना प्लान करिए कैसे इन पीओपीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। अच्छा, स्टॉकहोम कन्वेंशन में एक अलग से चीज़ की गई है, उसमें एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बताता है कि भले ही किसी पॉल्यूटेंट को लेके मान लो साइंटिफिक सर्टेनिटी डेवलप नहीं हुई है, साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं डेवलप हुई है कि ये केमिकल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है या नहीं, उस चीज़ को लेकर भी साइंटिफिक सर्टेनिटी डेवलप नहीं हुई है, फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एक्शंस लिए जा सकते हैं उन केमिकल्स को रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल स्टॉकहोम कन्वेंशन का पार्ट है, याद रखना। ओके, अब 2016 का माराकेश एग्रीमेंट भी है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में, ठीक है, अंडर यूएनएफसीसी के बारे में मैं कभी फिर किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। 45 डेज सीरीज है, किसी न किसी में उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसमें पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें कुछ गोल सेट किए गए थे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उन गोल्स के ऊपर, उसको 2016 के माराकेश एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया, राइट। याद रखना, माराकेश एग्रीमेंट मैंने इसलिए मेंशन किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन के माराकेश एग्रीमेंट हो, बस इतना जानना ज़रूरी है। बट अगर ईयर लिखा है 2016 तब तो ये वाला है। अगर ईयर लिखा है 1994 माराकेश एग्रीमेंट के आगे, देन इट मीन्स वो WTO वाले माराकेश एग्रीमेंट की बात करेगा एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पे ये मत मार के आ जाना। तो WTO का भी एक 1994 का माराकेश एग्रीमेंट है, राइट। एक और माराकेश ट्रीटी है विपो की, ठीक है, विपो की। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, चलो एक बार ब्रीफली बता देता हूँ आपको। देखो 1994 वाला जो माराकेश एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, वो 1995 में फोर्स में आया था, और उसमें क्या था, बात की गई थी कि फ्री एंड फेयर ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को कम करने की। ओके, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है तो यही सब बातें करेगा ना, कैसे ट्रेड को लिबरलाइज़ करा जाए, राइट, कैसे ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, ट्रेड को लेके कैसे क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे माराकेश ट्रीटी में साइन की गई थी, ठीक है। इंडिया ने भी साइन किया था माराकेश एग्रीमेंट को, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर था WTO का, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखें कि WTO का एग्रीमेंट था 1994 में माराकेश एग्रीमेंट, राइट, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा एक और माराकेश ट्रीटी है जो कि विपो की है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, या फिर जो प्रिंट डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके लिए बुक्स का और प्रिंटेड मटेरियल का एक्सेस और ज़्यादा प्रोवाइड कराने के लिए साइन की गई थी ये विपो की ट्रीटी, ठीक है, माराकेश एग्रीमेंट। तो 3 माराकेश है, तीनों में डिफरेंस है, याद रखना। ओके, एक WTO का है, एक विपो का है, और एक पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है माराकेश एग्रीमेंट। तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। तो इतने सारे एनवायरमेंटल कन्वेंशन जो कन्वेंशन मैंने बताया उनको पढ़ लेना। कुछ जो बचे होंगे वो मैं
कभी फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा। फिलहाल ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्या डिफरेंस है, किन में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबको इनके आसपास लिख लेना। जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इसलिए यहाँ पे स्पेस है अच्छा खासा, चीज़ों को यहीं पे लिख लेना, राइट। इस 2 पेज में आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जो भी मैंने पूरे लेक्चर्स में बताई हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।